नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी के बारे में। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति की विरासत क्या रहेगी, इनके 4 साल के कार्यकाल में लिए गए बड़े निर्णय जिनका अमेरिका पर लंबे समय तक इम्पैक्ट रह सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो एक तरह से आपको डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा दे देता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा जहां पर आप मेरे इस लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर यू ज्वाइन द करेक्ट टेलीग्राम चैनल जिसमें लगभग 1,40,000 मेंबर्स शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में जो क्रिटिक्स द्वारा उनकी सबसे ज़्यादा आलोचना हुई वो इन 3 पॉइंट्स को लेकर हुई। पहला, इन्होंने पब्लिक लाइफ में बुरे व्यवहार को या बुरे बर्ताव को एक नॉर्मल बना दिया। ट्रंप का जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी गरिमामय नहीं था और इन्होंने हज़ारों झूठ बोले होंगे, मतलब हज़ार शायद मैं कम संख्या बता रहा हूँ। एक वेबसाइट भी है इनफैक्ट जो इनके झूठ को काउंट करती है डेली। तो इनके द्वारा झूठ बोलना और पब्लिक लाइफ में बुरा बर्ताव करना एक नॉर्मल सा कर दिया गया था जो पहले नहीं था। ट्रंप के इस बर्ताव ने पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को अमेरिका में हमेशा के लिए गिरा दिया है। पहले पॉलिटिशियंस इस तरह से बोलते नहीं थे, व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन अब कल अगर कोई नया पॉलिटिशियन आकर इस तरह का व्यवहार करेगा तो हम उसे ट्रंप के स्टैंडर्ड से जज करेंगे। हम कहेंगे कि अरे ये तो नॉर्मल है, ट्रंप पहले ही करके जा चुका है तो इसमें नया क्या है। तो ये पॉलिटिकल स्टैंडर्ड हमेशा के लिए गिर चुका है। तीसरा, ट्रंप ने लिबरल डेमोक्रेसी को हमेशा एंडेंजर करने की कोशिश करी क्योंकि ट्रंप ने कई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर वार किया, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करी, जिससे अमेरिका की डेमोक्रेसी की जो नींव है, जो 200-250 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, वो तक कमज़ोर होने की नौबत आ गई थी। दूसरी ओर ट्रंप के सपोर्टर्स हमेशा इनकी तारीफ करते हैं 3 मेन कारणों से। पहला रहेगा कि इन्होंने चाइना के प्रति अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी शायद हमेशा के लिए बदल दी है। चाइना को 1972 से अमेरिका दुनिया के हर मंच पर साथ देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें इंटरनेशनल फोरम्स में ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने ये फॉरेन पॉलिसी अप्रोच पूरी तरह से पलट कर रख दिया। सेकंड, ट्रंप ने अपने इलेक्शन प्रॉमिस के अनुसार मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से अपने सैनिकों को, अमेरिका के सैनिकों को फिर से वापस बुला लिया और इससे इनका जो वोट बैंक है, इनकी इलेक्टोरेट है, वो काफ़ी खुश थी। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के कैरेक्टर को हमेशा के लिए बदल दिया है। पहले रिपब्लिकन पार्टी को केवल अमीर लोग सपोर्ट करते हैं ऐसा माना जाता था, लेकिन 2016 के ट्रंप के कैंपेन में ये देखा गया कि ब्लू कॉलर वर्कर्स बड़ी संख्या में इनको सपोर्ट कर रहे थे। इस शिफ्ट के पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी, जो ऐतिहासिक तौर पर ब्लू कॉलर वर्कर्स के फेवर में निर्णय लेती आई है, उनके लिए पॉलिसीज बनाती आई है, उसने अपना ध्यान वाइट कॉलर वर्कर्स की तरफ ज़्यादा कर लिया और इसका फ़ायदा उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने। इन्होंने ब्लू कॉलर वर्कर्स की परेशानियों को समझा और उनके लिए आवाज़ उठाई। तो डोनाल्ड ट्रंप को कई बार एक बिलियनर ब्लू वर्कर की उपाधि भी दी गई थी। 2016 कैंपेन की बात बता रहा हूँ। तो अब रिपब्लिकन पार्टी की ये इमेज हमेशा के लिए शैटर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है कि ये केवल अमीरों की पार्टी है। अब हो सकता है कि आने वाले सालों में ये ट्रेंड फिर से उलट जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद ये ट्रेंड हमेशा के लिए अब आगे बरकरार रहे। अब हम हर फील्ड में ट्रंप के लेगेसी को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू की बिग दिवाली सेल के तहत यूपीएससी स्मार्ट कोर्स पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप अवेल कीजिए यूजिंग द कोड दिवाली10 ऑन आवर ऐप। अगर आप मेरे द्वारा हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज पर भी आपको 10% डिस्काउंट इस वक्त मिलेगा। तो जल्द से जल्द डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप और इन कोर्सेज को अवेल करें। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का सबसे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा अमेरिका की जुडिशरी पर। कई लोग इसे रियलाइज़ नहीं करते, वो केवल फॉरेन पॉलिसीज़ की तरफ देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जुडिशरी में जो ट्रंप ने बदलाव किए वो अमेरिका के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस को अपॉइंट किया है। वहाँ पर जज नहीं कहते, जस्टिस कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केवल 9 जज होते हैं, बहुत ही कम संख्या है, भारत की तरह नहीं है। 9 में से हमेशा से ये रहा है कि 5:4 ये वहाँ पर कंजर्वेटिव और लिबरल जजेस का बैलेंस रहता है। कभी ये 4-5 हो जाता है, कभी 5-4 हो जाता है। तो अमूमन हर सरकार ये बैलेंस बना कर रखती है। और पहली बात तो इतनी वैकेंसी आती नहीं है। हर राष्ट्रपति के कार्यकाल में मुश्किल से एक वैकेंसी होती है क्योंकि जजेस अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं। तो जब तक कोई मरता नहीं है तब तक कोई वैकेंसी आती नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो बैलेंस है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में
इनकी किस्मत ऐसी थी कि 3 वैकेंसी आई और इन्होंने 3 जज अपॉइंट किए। पिछले 50 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। आखिरी बार रिचर्ड निक्सन के समय में ऐसा हुआ था कि 3 जजेस अपॉइंट किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 कंजर्वेटिव जजेस को अपॉइंट किया और इसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी है वो 6-3 हो चुकी है, यानी कि 6 जजेस कंजर्वेटिव माने जाते हैं और 3 केवल लिबरल माने जाते हैं। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल अपील्स कोर्ट में भी 53 जजेस को अपॉइंट किया है केवल 4 सालों में। कंपैरिजन के लिए ओबामा ने अपने 8 सालों में 55 जजेस को अपॉइंट किया था। ये सभी अपॉइंटमेंट्स फॉर लाइफ हैं, यानी कि जजेस की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये कोर्ट पर बने रहेंगे। तो मान लो अभी जैसे जज एमी को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो केवल 48 साल की हैं। हम एक बार ये मान लेते हैं कि वो 80 साल की उम्र भी उनकी रहती है, तो आप समझ पा रहे हैं ये नेक्स्ट 32 ईयर्स के लिए जज बन गई हैं। तो साल 2052 तक ये जज बनी रहेंगी, कंजर्वेटिव जज रहेंगी सुप्रीम कोर्ट में। इन सभी अपॉइंटमेंट्स के कारण क्या हुआ है कि देश की कई अदालतों में एक फ्लिप हो गया है। फ्लिप यानी कि जहां पर पहले लिबरल मेजॉरिटी थी जजेस की, वहां पर अब कंजर्वेटिव मेजॉरिटी हो चुकी है। और ये फ्लिप देश की 13 फेडरल अपील्स कोर्ट में हो चुका है। फेडरल अपील्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एक लेवल नीचे की कोर्ट होती है। ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एक आम अमेरिकी नागरिक के जीवन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका के कोर्ट्स में इस तरह के केसेस हमेशा पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। बहुत ही डिवाइसिव इश्यूज जैसे कि अबॉर्शन लॉ, गे राइट्स, डेथ पेनल्टी, बिजनेस डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉयमेंट लॉ, एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब यहाँ पर अगर कंजर्वेटिव मेजॉरिटी है तो हमेशा इस तरह के जो गे राइट्स या फिर अबॉर्शन लॉ जैसे कानून हैं वो लिबरल वैल्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे, या फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म देखने को मिलेगा जुडिशरी की तरफ से। तो अगर अबॉर्शन राइट्स जैसे इश्यूज पर बड़े जजमेंट्स आते हैं तो वो हर आम अमेरिकी व्यक्ति की लाइफ को अफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये अमेरिकन लाइफ को डेकेड्स तक इम्पैक्ट कर सकता है। जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है, इसको आने वाले 30 सालों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स अफेक्ट करेंगे। सेकंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट डोनाल्ड ट्रंप का रहेगा क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज पर। यूएसए ने ट्रंप के अधीन 2015 के पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट कर दिया। इनफैक्ट जो फॉर्मल डिसीजन है, फॉर्मल पुल आउट है, वो तो अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, लेकिन जो बाइडेन ने कहा है कि मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा सबसे पहले मैं पेरिस एग्रीमेंट में फिर से शामिल हो जाऊंगा। लेकिन एक बार को यूएस बाहर आ चुका है पेरिस एग्रीमेंट से। अब जो बाइडेन आएंगे फिर से प्रक्रिया चलेगी, शायद 1 साल लग जाएगा फॉर्मली उसे रीज्वाइन करने में। लेकिन इस पूरी आपाधापी में जो अमेरिका के टारगेट्स थे उनको अचीव करने में 2-3 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो जो इन्होंने पेरिस डील के समय 28% एमिशन कट्स करने का वादा किया था वो डेफिनेटली आगे जाएगा, 2025 तक तो नहीं हो पाएगा। ट्रंप ने क्लीन पावर प्लान को डाइल्यूट किया जो ओबामा के समय बनाया गया था। इसका काम था कि एमिशंस को कट करना इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। ट्रंप ने नेशनल व्हीकल फ्यूल एफिशिएंसी टारगेट्स को भी रिड्यूस किया, जिसका लक्ष्य ये था कि कार और ट्रक्स का पॉल्यूशन कम किया जाए। पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर अमेरिका के 2 सबसे बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, और इन दोनों में टारगेट्स को रिड्यूस करना यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को डायरेक्टली बढ़ाना और क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा बढ़ावा देना। ट्रंप ने नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट में बदलाव किया ताकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आसानी से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल सकें। तीसरा इम्पैक्ट था इमिग्रेशन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्यकाल संभालते ही सबसे पहला काम ये करा कि रेफ्यूजीज को देश में आने पर रोक लगाने की कोशिश करी। एक तो उन्होंने कुछ मुस्लिम कंट्रीज के लोगों को आने पर सीधा बैन लगा दिया, ट्रैवल बैन, मुस्लिम ट्रैवल बैन जिसे कहा जा रहा था, शुरुआत में 2017 की बात है ये। और उसके अलावा जो अमेरिका में असाइलम की पॉलिसीज़ हैं उसमें भी बदलाव करने की कोशिश करी। असाइलम यानी कि ऐसे लोग जो अपने देश में पीड़ित हैं, जो शरणार्थी हैं, यूएस में रहना चाहते हैं, उनके लिए जो असाइलम के ऑप्शंस थे उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई और साफ तौर पर कह दिया गया कि शरणार्थी यहाँ पर वेलकम नहीं होंगे। और सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको से, जहाँ से सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन होता है यूएस में, उन कंट्रीज़ के साथ ट्रंप ने टफ डिप्लोमेसी मेजर्स अपनाए। मेक्सिको से आने वाले ज़्यादातर शरणार्थियों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इनफैक्ट बॉर्डर पर कई डिटेंशन सेंटर्स भी थे जिनकी फोटोग्राफ्स मीडिया में आई थी। उन फोटोग्राफ्स में दिख रहा था कि किस तरह से बच्चों को माँ बाप से अलग रखा गया है, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो ये सारा जो इमिग्रेशन का इशू है ये अमेरिका में 4 साल में काफ़ी चर्चा में रहा और मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ इमिग्रेशन को रोकने के लिए थी। उसके लिए इन्होंने एक बॉर्डर वॉल बनाने की बातें भी करी थी कि मैं एक दीवार बना दूंगा। कहाँ पे बनाऊंगा? मैक्सिको की बॉर्डर पर ये बॉर्डर बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, यहाँ पर ये वॉल अभी तक बन नहीं पाई है क्योंकि इसके लिए पैसे नहीं है यूएस के पास। तो इस वॉल को बनाने के लिए इन्होंने मिलिट्री के फंड्स को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक ये दीवार बनी नहीं है। ट्रंप का अगला इम्पैक्ट रहेगा व्यापार पर, ट्रेड पॉलिसीज़ पर।
ट्रेड पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कहते आए अमेरिका फर्स्ट, जो इनका चुनावी नारा भी था। इन्होंने ये कहा कि जो चाइना से इंपोर्ट्स आते हैं यूएस में, उन पर मैं टैक्स लगाऊंगा। तो इन्होंने नए टैक्सेस लगाए और इंपोर्ट्स पर कई तरह के हर्डल्स लगाए गए, स्पेशली ऑन चाइनीज स्टील। और जो चाइना से दूसरा इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स आता है, उस पर चाइना के साथ एक तरह का ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर भी शुरू कर दिया गया ट्रंप के द्वारा। इस तरह के आयात शुल्क और टैक्सेस के द्वारा WTO के रूल्स तक को चैलेंज किया गया। ट्रंप ने अपना कार्यकाल शुरू होते ही कुछ ही दिनों में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी अमेरिका को बाहर खींच लिया। ये 12 पैसिफिक रिम देशों की जो डील है, ये बराक ओबामा के द्वारा नेगोशिएट करी गई थी और आते ही इससे बाहर निकलना डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले 4 सालों के लिए एक तरह से टोन सेट कर रहा था। और यही हमें देखने को मिला कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ट्रंप ने यूएस को पुल आउट करवा दिया या फिर रीनेगोशिएट किया। तो जैसे नाफ्टा को रीनेगोशिएट किया गया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इन्होंने कहा कि नाफ्टा के कारण अमेरिका को नुकसान है, हमारी नौकरियां मैक्सिको जा रही है, और इसमें स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल और लेबर कोड्स को जोड़ा गया। चाइना के साथ अमेरिका का टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है, जो कई सालों तक चलता रहा, जिसके कारण दोनों चाइना और यूएस को नुकसान होता गया। व्यापार क्षेत्र के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अगला बड़ा इम्पैक्ट था टैक्स के क्षेत्र में। ट्रंप ने बड़े स्तर पर टैक्स को कट किया। 2017 दिसंबर में टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट को साइन किया गया, जिसने अमेरिका में 40 सालों में सबसे बड़ा बदलाव किया टैक्सेशन सिस्टम में। 1980 के दशक के बाद इतना बड़ा बदलाव नहीं लाया गया था। कंपनीज का जो टैक्स रेट है वो इस कानून ने 35% से घटाकर सीधा 21% कर दिया यूएस में। इन टैक्स कट्स की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने तरक्की भी करी, काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया पिछले 3 सालों में, गरीबी कम हुई और अमेरिका में बेरोजगारी की दर 50 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई थी। पिछले साल यानी 2019 अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी की दर 3.5% थी, जो अमेरिका में 1970 के बाद से लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हालांकि अब पैंडेमिक के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीच में अमेरिका में 25% तक भी पहुंच गया था कुछ महीनों के लिए, लेकिन देखो वो पूरी दुनिया में हो रहा है कोविड-19 के कारण। जो कोविड-19 से पहले की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पिछले 50 सालों में। इन टैक्स कट्स के कारण आर्थिक तरक्की तो हुई, लेकिन उसके कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा और ये इनका एक बड़ा ड्रॉबैक है। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यूएस ने फ्रैकिंग काफ़ी बढ़ा दी, जिससे कि ऑयल निकाला जाता है। तो यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने एस्टेट और गिफ्ट टैक्सेस को काफ़ी कम कर दिया अमीरों के लिए, और जो होम ओनर्स के लिए टैक्सेस हैं उनको हटा दिया गया, स्पेशली इन हाई टैक्स डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लोग हैं वो भी इनसे खुश हो गए। ट्रंप ने पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स के रेट्स को भी 2025 तक के लिए कम कर दिया और 1.5 ट्रिलियन का एक टैक्स कट दिया यूएस कॉरपोरेशंस को, ताकि जो बाहर पैसा वो लगाते हैं, बाहर सेव करते हैं पैसा, वो यूएस में लाकर रखा जाए। तो यूएस की कंपनीज ने कई सारा पैसा जो उन्होंने बाहर सेव कर रखा था वो लाकर यूएस में फिर से इन्वेस्ट किया। अब आते हैं फॉरेन पॉलिसी पर। ट्रंप की सबसे ज़्यादा विजिबल लेगेसी शायद यही रहेगी, क्योंकि ये न्यूज़ वर्दी टॉपिक भी है, आप भी कई सारे निर्णयों से अवगत होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया। वो ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस हमेशा अपने यूरोपियन साथियों को साथ लेकर चलता था नेटो अलायंस के तहत। तो चाहे नेटो में दूसरे देश पैसे नहीं देते थे, लेकिन अमेरिका ने हमेशा नेटो को वेल फंडेड रखा और इनकी सिक्योरिटी गारंटी करी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपियन साथियों को साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप नेटो में पैसा नहीं देते हो, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं देते हो, तो हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। तो इन्होंने अमेरिका का जो एक पाथ है, अमेरिका की जो ट्रेजेक्ट्री थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, कि यूरोपियन एलाइज को साथ लेकर चलना और नेटो को स्ट्रांग रखना, इसको बदलने की कोशिश करी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चाइना के साथ जो यूएस के रिलेशंस हैं वो शायद हमेशा के लिए खराब हो चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि यूएस और चाइना के बीच में अब एक नया कोल्ड वॉर छिड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स या फॉरेन पॉलिसी का शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट ही यही रहेगा कि चाइना को अब दुनिया इस नज़र से नहीं देखती कि चाइना को इंटरनेशनल फोरम पर शामिल किया जाए, हर जगह उसे साथ लाया जाए, बल्कि इस नज़र से देखती है कि चाइना एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट है, न केवल यूएस के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी। शायद इन्होंने कई चाइनीज़ कंपनीज पर सैंक्शंस भी लगाए, हुआवी के नेटवर्क्स को बैन करने की कोशिश करी, 5G नेटवर्क्स को यूएस में, और टिकटॉक जैसी ऐप्स को बैन किया। रशिया के साथ जो डील थी, मिसाइल कंट्रोल डील, उसको इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वहां पर चाइना को कवर नहीं किया गया था। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यूएसए आइसोलेशनिज्म को फॉलो करता गया। आइसोलेशनिज्म का मतलब है कि अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग थलग कर देना, आइसोलेट कर देना। तो अमेरिका ने कई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट किया, जैसे WHO, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल और पेरिस क्लाइमेट डील।
उसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील जो खुद यूएसए ने इतने मुश्किल से साइन करवाई थी ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाकर, उससे भी पुल आउट कर लिया गया। हो सकता है कि जो बाइडन इन तीनों को रीजॉइन कर ले, लेकिन ईरान न्यूक्लियर डील फिर से साइन होना बहुत ही मुश्किल है। मुझे पर्सनली लगता है कि कम से कम 4 साल लग जाएंगे अगर उस तरह की डील फिर से ईरान को साइन करवानी है या फिर ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आना है। तो ट्रंप ने अपना चुनावी वादा पूरा किया। अफगानिस्तान और अन्य देशों से अमेरिकी सैनिकों को फिर से घर बुलाकर इन्होंने कहा था कि मैं ये एंडलेस वॉर्स को खत्म करूंगा, और अफगानिस्तान से इन्होंने अपने ज़्यादातर सैनिकों को बुला लिया है। बहुत कम अमेरिकी सैनिक आज अफगानिस्तान में है, लेकिन कई जगह इन्हें टॉप मिलिट्री जनरल्स का गुस्सा भी सहना पड़ा। जैसे कि सीरिया से इनका जो पुल आउट का निर्णय था वो बहुत ही एब्रप्ट था, जिसको लेकर मिलिट्री के जो टॉप जनरल्स थे वो इनसे नाराज़ हो गए। अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में पीस डील या पीस नेगोशिएशन स्टार्ट किए गए तालिबान के साथ, जो अभी भी जारी हैं। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी सफलता रहेगी इजरायल और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली ट्वीट करके थैंक यू कहा ट्रंप को, और इन्होंने वो सारी बातें लिखी हैं जिसमें इजरायल को बहुत फ़ायदा रहा। इन्होंने जेरूसलम को एज अ कैपिटल रिकग्नाइज किया, वहाँ पर एम्बेसी शिफ्ट कर दी गई। गोलन हाइट्स को रिकग्नाइज किया जो गोलन पर क्लेम है इनका। ईरान के खिलाफ इजरायल को सपोर्ट किया, और पीस अकॉर्ड्स साइन करवाए गए यूएई और अन्य देशों के साथ, बहरीन जैसे देशों के साथ। तो अमेरिकन इजरायली अलायंस एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। तो वैसे इजरायल के साथ रिश्ते हमेशा से यूएस के ठीक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरे रिश्ते थे, लेकिन फिर भी बेस्ट रिलेशंस अगर आप देखेंगे पिछले 40-50 सालों में तो वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय था कि यूएस एम्बेसी को जेरूसलम शिफ्ट कर देना तेल अवीव से। और रिसेंटली जो यूएई, बहरीन और सूडान जैसे देशों के साथ इजरायल के रिश्ते सामान्य हुए हैं, उसमें भी यूएस का बहुत बड़ा रोल है। ट्रंप की एक और सफलता रहेगी कि 70 साल से दुनिया से अलग थलग पड़े नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत शुरू करना। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू होल्ड टॉक्स विद नॉर्थ कोरियन लीडर। 70 साल के इतिहास में नॉर्थ कोरिया के किसी लीडर ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात नहीं करी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद पर्सनली किम जोंग उन के साथ 2 बार मिले, 2 बार इनकी मीटिंग हुई। हालांकि देखो उसका नतीजा अभी तक कुछ निकला नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम बातचीत की शुरुआत तो हो गई। तो जिस तरह से ओबामा ने क्यूबा के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया था, उसी तरह से ट्रंप ने कोशिश करी कि नॉर्थ कोरिया के साथ यूएस रिलेशंस को ओपन अप किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, और एटलीस्ट शुरुआत तो हो ही चुकी है। लेकिन ट्रंप की जो लास्ट लेगेसी रहेगी उनके कार्यकाल के 2020 के आखिरी साल की जो लेगेसी, वो हमेशा दुनिया में कोविड-19 पैंडमिक के रिस्पॉन्स के रूप में देखी जाएगी। कोविड-19 का जो इनका रिस्पॉन्स था इनकी सरकार का, वो बहुत ही ख़राब रहा। अगर आप दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करें, यूएस में सबसे ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है, 2,30,000 के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइज देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें भी अमेरिका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ट्रंप ने लगातार चाइना को इस बीमारी के लिए ब्लेम किया और डब्ल्यूएचओ से भी पुल आउट कर गए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अपने देश का मैनेजमेंट है उसको ये परफेक्टली नहीं कर पाए, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये अपना चुनाव हार गए। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।